तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो ये जो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन होगा इसमें भी कुछ भी नया नहीं है ना, जो हमने पढ़ा हुआ है मोशन इन 2 डायमेंशन, वही सेम चीज अप्लाई करेंगे। एक्स में सब कुछ अलग सॉल्व करेंगे, वाई में सब कुछ अलग सॉल्व करेंगे, टाइम दोनों में कॉमन होगा, वही सेम चीज करना है ना, कुछ भी नया नहीं होगा। तो सपोज मान लो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है ना, और इसका इंक्लिनेशन कुछ मान लो पाई है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कुछ पाई है, और अभी तो सही हो गई है, बीच में परमानेंट ही हो गई थी, अभी तो बहुत हद तक सही हो गई है, अब तो रेयरली होती है, पहले तो हमेशा ही रहती थी। तो देखो यहाँ पर हम 2 केसेस पढ़ेंगे। एक, अगर आप कोई पार्टिकल को ऊपर को फेंकते हो, अगर कोई पार्टिकल को ऊपर को फेंकोगे, अब द प्लेन एक केस पढ़ेंगे हम लोग, और एक कोई केस जिसमें हम लोग ऊपर से नीचे को फेंकते हैं। हाँ यार सानिध्य, अभी तो सब सही हो गया, बीच में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मैं सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट करता था और 3 बजे तक क्लास लेता था, बीच में लंच या ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करता था, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो गई। अभी सब सही कर दिया टाइमली, तो अभी सही हो गया। तो क्या है तुम्हारा? इस टाइम पे सबके माइक सही हो गए हैं, मतलब बिना बोले ही माइक स्टार्ट हो जा रहे हैं। सुबह के टाइम में सब नींद में रहते हैं, तो बोलने पे भी माइक नहीं स्टार्ट होते हैं। ज्वाइन होने पे माइक चालू हो रहा है। 1 मिनट, सबको म्यूट कर देता हूँ फिर। तो हो सकता है यार वो सेटिंग में फिर डालना रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। अब मैंने खुद ही मीटिंग शेड्यूल की ना, नॉर्मली पंकज सर करते हैं। तो अब देखो इसमें हम लोग बच्चों 2 केस पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम एक कोई ऊपर को फेंकते हैं तो क्या होगा, और एक ऊपर से नीचे को फेंकते हैं तो क्या होगा ना। तो पहले केस को हम लोग बोलते हैं अप द प्लेन, और दूसरे केस को बोलेंगे डाउन द प्लेन। तो हम लोग पहला केस अभी स्टार्ट करते हैं कि अगर ऊपर को फेंकेंगे तो क्या होगा। इसी बहाने देखो पता चल गया कि माइक किनका सही है किनका खराब है। तो हम लोग पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं अप द प्लेन। एक चीज देखो यहाँ ध्यान रखना है, मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो लिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे लेते थे, जो भी वेलोसिटी होती थी और जो ग्राउंड होता था उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेते थे। अरे अंकित बैकग्राउंड से ऊपर उठ जा भाई, अब इधर फोकस कर साइड में बैकग्राउंड के ना। जो भी ग्राउंड पे फेंकते थे, ग्राउंड और वेलोसिटी के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते थे। तो ये जो नोटेशन है मैंने यहाँ पे भी फॉलो किया है। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन अपना ग्राउंड का काम करेगा ना, उस पे आके प्रोजेक्टाइल गिरेगा। तो जिस पे फेंका जा रहा है उस पे और वेलोसिटी के बीच के एंगल को हम यहाँ पे भी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं पे भी थीटा लिखा रहे तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि
ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, थीटा मतलब ग्राउंड के साथ वेलोसिटी का एंगल है। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और फाई से हमने इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दिखाया है ना, फाई यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। हाँ सर, नहीं पंकज सर, लगे तो बोर्ड का मैप भी लगा सकते हैं सर का लेक्चर। तो देखो यहाँ पर ये एंगल हमारा कुछ फाई है, और हम यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर को फेंक रहे हैं यू वेलोसिटी से थीटा एंगल है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं। तो अब क्या हो रहा होगा, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, कहीं यहाँ जाके मान लो हिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अब बच्चों, थोड़ा डायग्राम और सही बना दो। अरे यार, ये इसकी काम नहीं कर रहा, रवि नहीं कर रहा ये। कुछ ऐसे जाके बनता है ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे सोचेंगे, ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हम इधर को अगर एक्स एक्सिस मान लें, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे वाई एक्सिस मान लेना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हम u को और g को रिजॉल्व कर लेंगे x में और y में, फिर x एक्सिस में सब कुछ अलग सॉल्व कर लेंगे, y एक्सिस में सब कुछ अलग सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अब द प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन के मोशन में नॉर्मली हम ऐसे सोच सकते हैं। और g आपको पता है g कैसे लग रहा होता है, कोई भी इंक्लाइन प्लेन होगा तो उस पे g आपको पता है डाउन साइड में ही लग रहा होगा। ये अगर एंगल थीटा है, फाई है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, ये फाई आता है, ये बताया हुआ है पहले मैंने। इंक्लाइन प्लेन का अगर इंक्लिनेशन फाई है, तो ये वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल फाई होता है। ये बताना है, ये बता देता हूँ। एक पहले बताया था रिजॉल्व करने के टाइम पर, वेक्टर में रिजोल्यूशन में ये चीज बताई थी। देखो बच्चों, आप ऐसे सोच सकते हो, अगर ये एंगल फाई है तो ये ऑल्टरनेट एंगल फाई आएगा, ये और ये, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो पूरा एंगल कितना है, ये 90 डिग्री ना, पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये फाई है तो ये कितना आएगा, ये एंगल 90 माइनस फाई आ जाएगा। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये पूरा इतना एंगल 90 है, और इसमें इतना 90 माइनस फाई है, तो ये आ जाएगा ना फाई। इसमें समझ आया या डायग्राम और बड़ा करूं। बच्चों देखो, ये वाली जो लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 है, इतना 90 माइनस फाई आया है, तो ये फाई आ जाएगा ना, तो ये बचा हुआ एंगल। ठीक है बच्चों, आगे से आपको याद रखना है ना कि कभी भी आपको कोई इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है ऐसे, ये एंगल फाई है, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो,
और एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, फाई। सिद्धि 1 मिनट, ये समझ आ रहा है बच्चों? इंक्लाइन प्लेन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इंक्लाइन प्लेन के। नहीं, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है, ये वर्टिकल, तो इनके बीच का एंगल फाई आएगा। समझो बच्चों, ये आपको याद रखना है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको याद ही रखना है, बार बार आप एंगल नहीं निकालोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अगर जी हमारा ऐसे नीचे को लग रहा है, तो जी का कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग कितना आएगा जिसके साथ फाई एंगल है? जी कॉस फाई आएगा ना इस साइड में। अगर कोई भी वेक्टर का किसी लाइन के साथ एंगल पता है तो उधर कॉस आएगा ना, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर कितना आ जाएगा, जी साइन फाई। ठीक है बच्चों, जो जी का इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आता है, जी साइन फाई, और ये वाला फिर जी कॉस फाई। ये भी बेटर होता है कि याद ही रखो, वैसे ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो याद हो जाता है कि जी का इधर कंपोनेंट जी कॉस फाई, इधर जी साइन फाई, ये एंगल वगैरह सब याद हो जाएगा कुछ टाइम। तो अब देखो, यहाँ पे हम चीजों को रिजॉल्व करते हैं ना, एक्स में अलग और वाई में अलग, सब कुछ हम लोग रिजॉल्व करते हैं ना। तो अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू का इधर कंपोनेंट कितना बोलोगे, यू का इधर कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर के लॉन्ग आ जाएगा यू साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट अलग अलग लिख लेते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स में है ना, और किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस? हमने इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर को माना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। इनिशियल स्पीड एक्स में कितनी है, प्लस में यू कॉस थीटा, और वाई में कितनी है, प्लस में यू साइन थीटा। फिर एक्स में एक्सीलरेशन कितना है बच्चों इस बार, एक्स में एक्सीलरेशन 0 है। क्रिस बताएगा, क्रिस बता भाई, एक्स में एक्सीलरेशन कितना है? क्रिस कहाँ गया? बंसाली जी कहाँ हो? बंसाली आया है कि नहीं? ये यार, आया 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 बंसाली, माइक तेरा हटा, अनम्यूट करता हूँ, बोलो कितना होगा? हेलो हेलो, हाँ क्रिस बताओ, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? सर, यू कॉस फाई होगा क्या? यू कॉस फाई। कैसे बोलोगे ये यू कॉस फाई, कैसे सोचा तूने? सर, उसका एंगल फाई है और देख यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया है, मैंने देख यहाँ निकाला है, ये इधर जी कॉस फाई, इधर जी साइन फाई, इधर कौन सा एक्सिस है इस लाइन के लॉन्ग, जी का, इस जी का इधर कंपोनेंट कितना आया है, जी साइन फाई, और इधर कितना आया है, जी कॉस फाई। तो ये समझ आ रहा है, एक्स एक्सिस में कितना एक्सीलरेशन बोलोगे, जी साइन फाई बोलोगे ना, और उसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या निगेटिव एक्स एक्सिस में? निगेटिव में ना, तो एक्स में बोलोगे एक्सीलरेशन है माइनस जी साइन फाई। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? सौजन्या अनम्यूट करो भाई, सौजन्या को समझा नहीं, इसको समझा दूं, डाउट क्लियर करो इसका। एक मिनट, अनम्यूट करना पड़ेगा।
सौजन्या अनम्यूट करो, मैंने परमिशन दे दिया है। हाँ सर। सर वो एक्सेलरेशन कैसा है वो नहीं समझ रहा। पहले ये बताइए, रिजॉल्व करना सीखा तूने? जी अगर इधर लग रहा है तो इधर जी कॉस फाई आएगा, इधर जी हाँ साइन सर। फाई आएगा। अब ये बताइए, जो जी साइन फाई है इसका डायरेक्शन किधर है? ये हेड किधर को बना है? इधर को ना। हाँ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर है? इधर को है या इधर को है? हाँ इस साइड। तो ये उसके अपोजिट हुआ ना। हाँ ओके। समझिए ना, अगर कोई एक्स एक्सिस इधर को है और कोई वेक्टर इधर है तो वो अपोजिट हुआ ना इसके। हाँ सर। तो इसलिए जो निगेटिव एक्स एक्सिस में रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे ना। ठीक है सर समझा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? जी कॉस फाई है, ये किधर है? नीचे को। और पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर है? ऊपर को। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे? वाई वाला एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे? माइनस जी कॉस फाई। तो अब देख रहे हो, इंक्लाइन प्लेन पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ रहे हो तो वहां पे एक्स में भी एक्सीलरेशन है, वाई में भी, क्योंकि आपने अभी इधर को एक्स एक्सिस ले लिया है ना, ग्राउंड के लॉन्ग नहीं लिया है, ऐसे ले लिया, इसलिए इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? अब हमें को यहाँ निकालना क्या क्या है? एक तो हमें निकालना है कि ये कितनी देर बाद नीचे आके गिर जाएगा। अब ये कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, ये बात किस पे डिपेंड करेगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या फिर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? ये कितनी देर तक हवा में रहेगा, ये बात किस पे डिपेंड करना है? वाई कंपोनेंट ना। एक्स कंपोनेंट की वजह से तो वो केवल ग्राउंड पे चल सकता है, वाई की वजह से ही तो ऊपर जाएगा। तो कितनी देर तक हवा में रहेगा ये डिपेंड करेगा वाई कंपोनेंट पे। अब हमें अगर ये निकालना है कि भाई ये कितनी देर तक हवा में रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इधर ऊपर जाने का टाइम, फिर नीचे आने का टाइम। ये मान लो कहीं यहां तक ऊपर गया है, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0 ना। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल कौन सी वेलोसिटी बचेगी? एक्स वाली। तो आप पहले टाइम ऑफ असेंडिंग निकाल लो। जितनी देर ऊपर जाने में लगेगा फिर उतनी देर ही वाई डायरेक्शन में नीचे आने में लगेगा। तो पहले हम वाई डायरेक्शन में ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं। तो ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे? वी वाई इक्वल टू, वाई डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे ना। तो वाई इक्वल टू यू प्लस ए, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए, वी कितना डाल देना है? 0। अभी यू वाई को यू वाई लिखे रहने देते हैं। ए वाई यहाँ पे कितना है? अगर हम उसका मैग्नीट्यूड देखें तो निगेटिव में है ना। इसको मान लो अभी हम ऐसे वेक्टर लिखते हैं और यहाँ पर जब साइन हटाते हैं तो इसको प्लस में डाल रहे हैं और इसको माइनस में। मैग्नीट्यूड में लास्ट में डालता हूं ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने, इसलिए मैग्नीट्यूड अभी बाद में डालूंगा। तो ऊपर जाने का टाइम कितना है? यू वाई अपॉन में ए वाई, ऊपर जाने का टाइम। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 यू वाई अपॉन में ए वाई। ऊपर पूरा जाने का टाइम ये हो जाएगा। अब यहाँ पे यू वाई की वैल्यू कितनी थी? यू साइन थीटा ना। देखो यू वाई कितना था हमारा? यू साइन थीटा। और ए वाई कितना है? केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। मैं मॉड लगा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे यहाँ पर? मैग्नीट्यूड कितना है? जी कॉस फाई। साइन हमने लिख दिया है ना, माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया था मैग्नीट्यूड के आगे। जब मॉड लगाए मतलब केवल मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आई बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो क्या आ रहा है? 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस फाई। तो ये सेम वही रिजल्ट आया हुआ है जो आपका ग्राउंड से जब फेंकते थे। जब आप ग्राउंड से फेंकते थे तो क्या होता था? वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा वेलोसिटी रहती थी, लेकिन एक्सीलरेशन y में कितना रहता था? g रहता था। तो वहां आता था 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये हमारा क्या रहता था? y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन।
और ये हमारा क्या रहता था, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो वहां पे भी फॉर्मूला यही रहता था 2u(y) अपॉन ay। समझो, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आया है, इसीलिए मैंने ay लिखा था, ताकि आपको समझा सकूं कि दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे ay का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। समझ आया बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन में ay मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, g cos फाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी अगर पूछी जाए मैक्सिमम हाइट बताओ, ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, इंक्लाइन प्लेन से कितना एच मैक्स पे गया, ये एच मैक्स कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? एच मैक्स ध्यान रखना, हम लोग इंक्लाइन प्लेन से निकाल रहे हैं, तो जब वो एच मैक्स पे पहुंच चुका होगा तो वी वाई कितना हो चुका होगा? पूछ सकते हैं तेजस, ग्राउंड से ही पूछ सकते हैं, बट पहले अभी इंक्लाइन प्लेन से हम लोग निकालते हैं ना। वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं ना। इंक्लाइन प्लेन से अगर हम एच मैक्स निकालें तो वो कितना होगा, नहीं यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये एच मैक्स है ना, ये वाला पार्ट। तो जब एच मैक्स पे पहुंच जाएगा तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी ना, एच मैक्स पे जाने के बाद वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। तो आप एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी वाई जीरो है, यू वाई हमें पता है प्लस यू साइन थीटा था, ए वाई हमें पता है माइनस जी कॉस फाई है ना। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई ना। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है प्लस 2 ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस फाई है एच मैक्स। तो इससे हमारा एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 जी कॉस फाई। तो फिर से देखो वही फॉर्मूला आया जो ग्राउंड पे होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बस g की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, g cos फाई ना। वाई डायरेक्शन का या एक्सीलरेशन g ना होकर के g cos फाई है, तो वो आ गया है। ना तो आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 ए वाई, ये भी आप याद रख सकते हो। और कुछ भी नहीं याद होगा तो भी चलेगा, तुरंत आप रिजॉल्व करके ऐसे डिराइव कर सकते हो। बेटर यही होता है कि फॉर्मूले याद रखो ताकि टाइम बचे थोड़ा अपना। यहां तक क्लियर है, एच मैक्स निकालने तक क्लियर है सभी को? फिर अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये इंक्लाइन प्लेन पे कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज, ये कितनी दूर जाके गिरेगा। हमने ऐसे फेंका तो ये जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, एक्स एक्सिस में कितनी दूर जाके गिरेगा, इसको हम रेंज बोलेंगे ना। तो रेंज की वैल्यू कितनी आएगी, तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या निकालना रहेगा, रेंज मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, नहीं एक्स में कितनी दूर जाके गिरा, यही है ना अपना रेंज। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स में वेलोसिटी पता है, एक्स में एक्सीलरेशन पता है, और कितनी देर तक वो चला है वो टाइम हमने निकाल लिया है। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं
x के लिए ut प्लस हाफ at²। x मतलब रेंज, x में वेलोसिटी कितनी आई थी, u cos थीटा आई थी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u sin थीटा अपॉन में g cos फाइ प्लस हाफ, x में एक्सीलरेशन कितना आया था, -g sin फाइ ना, और फिर से टाइम की वैल्यू डाल दो, 2u sin थीटा अपॉन में g cos फाइ। अब देखो बच्चों, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, तो वो इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि जब इंक्लाइन प्लेन पे रेंज निकालना रहे तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या क्या हो जाएगा, u इंटू यू स्क्वायर आ जाएगा, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g cos फाइ। यहाँ पे माइनस आगे कर दो, -g/2 साइन फाइ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g² cos स्क्वायर फाइ। अंकित अभी लिख दूंगा, थोड़ी देर पेशेंस रखो। तो अब देखो g से एक ये स्क्वायर का कट जाएगा, 2 से ये कट के 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों जगह क्या कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो सकता है उसको हम निकाल देते हैं। तो दोनों जगह देखो क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो जाएगा, u² कॉमन हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे भी है ना, 2 कॉमन हो जाएगा, u² कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा अपॉन में g cos फाइ कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा अंदर, cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन फाइ अपॉन में cos फाइ। ठीक है बच्चों, अब इस cos फाइ को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा cos फाइ माइनस साइन थीटा साइन फाइ, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला टर्म, कैलकुलेशन चल रही है ना, कोई घबरा मत जाना कि अरे क्या चल रहा है इतनी देर से, ये सब कैलकुलेशन है ना, दिमाग लगाने का काम खत्म हो चुका है। cos थीटा cos फाइ माइनस साइन थीटा साइन फाइ, ये क्या बन जाएगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये रेंज का फॉर्मूला चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा और छोटा बना लिया जाए, तो इस फॉर्मूले को हम लोग याद नहीं करते, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो अभी हम लोग वो कर लेते हैं, फिर याद करेंगे। नहीं देखो, रेंज का फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो वो बेटर होगा, क्योंकि लेंदी फॉर्मूला आएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। अगर याद नहीं भी रखना होगा तो भी मैं तरीका बताऊंगा, वो ऐसे भी कर सकते हो, याद रखोगे तो थोड़ा सा सही है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, u² अपॉन में g cos स्क्वायर फाइ, cos फाइ को एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस फाइ। ठीक है बच्चों, ये ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो इसको आप और आगे क्या लिख सकते हो,
आपने देखो एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या ऐसे ही रहता ना, या प्लस रहता था कॉस में? यार एक मिनट रुको, ए प्लस बी से कर देता हूँ ना, उसमें माइनस रहता है। हाँ रुको, ए प्लस बी से कर देता हूँ। रुको, आपको पता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना आएगा? 2 साइन ए कॉस बी आएगा। ये पता है सबको? तो यहाँ पे देखो यही है, ये हम मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो एक बार हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? रेंज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस स्क्वायर फाइव ना, ये हमारा ए है। तो एक बार ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी करोगे तो 2 थीटा प्लस फाइव आ जाएगा। फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए में से ये बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ -5 बचेगा। ये समझ आया सभी को? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगाया है। ये हमारा ए लिया हुआ है और ये बी लिया हुआ है। अब देखो साइन -5 क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू, वेरी गुड तेजस। अरे ये भंसाली जी है ना, इनको डाउट हो जाएगा तुरंत। भंसाली बेटा समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ट्रिगो की क्लास चल रही है। वेरी गुड। तो देखो ये हमारा पूरा रेंज का फॉर्मूला आ गया ना। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, अगर नहीं याद रखने का मन है तो फिर मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा, वैसे आप सॉल्व कर लेना। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स का तो याद ही रखो। ये देखो सानिध्य आ गया वंस मोर। अब क्या करे कोई, फिर कैसे नहीं बेसिक बताए? अबे सानिध्य तू खिंचाई कर रहा है या सच में तुझे समझ नहीं आया? सानिध्य बेटा ऐसे नहीं करते। धन्य, थैंक गॉड भाई, ये मजाक ही कर रहा था, नहीं तो मैं टेंशन में आ गया था बुरी तरह से कि फिर से इतना कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। सही है तेजस, अब यही करना पड़ेगा। अरे सिद्धि रुक जा भाई, यहाँ समझाने का टेंशन चल रहा है, ये स्क्रॉल अप चल रहा है। तो देखो बच्चों, आपको ये रेंज का तो देखो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, तो अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो उसका मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये मिलता जुलता फॉर्मूला है जो आपने पीछे पढ़ा था, 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस फाइव ना, ये उस टाइप का फॉर्मूला है। तो ये वाला जो मैंने ये यहाँ पे ऐसे घेर दिया है ना, बॉक्स बना दिया, वो वाला याद रखना है। अगर आप याद रख सकते हो तो। मैं तो नहीं याद रखता था अपने टाइम में, बहुत बड़ा लगता था। और एच मैक्स का फॉर्मूला, ये दोनों तो आपको याद रखने ही चाहिए। नहीं, इन दोनों को आपको याद रखना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए, एच मैक्स के, टाइम का और रेंज का। अब जैसा कि सिद्धि काफी देर से परेशान है, तो स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर को। तो कहां से लिखना है? यहां से। हाँ बताने वाला हूँ भाई, बताने वाला हूँ, पहले ये नोट तो कर लो।
एच मैक्स से लिखना है। सिद्धि पहले तुम डिसाइड कर लो, स्क्रॉल डाउन करना है या स्क्रॉल अप करना है। बाकी लोगों को एच मैक्स लिखने दो तब तक। सानिध्य देखो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले के अलावा थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना चाहिए ना। भले ही ना आए, लट ट्राई करो समझने का ना, धीमे धीमे आने लगेगा। शॉर्टकट मत खोजो कि फॉर्मूला कर लेता हूँ उससे क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये तो पता नहीं सिद्धि। सानिध्य को लोग परेशान करके रख देते हैं यार। सानिध्य बड़ा हो गया लेकिन लोग अब भी उसे बच्चों की तरह परेशान कर रहे हैं। ये सब सही बात नहीं है यार। हाँ वो पुणे से है, बट अभी सानिध्य शिफ्ट हो गया ना तू अभी। सानिध्य तू शिफ्ट हो गया क्या? होने वाला तो था ये। घर वर इसका फाइनल हो गया, अब ये शिफ्ट होने ही वाला है। सानिध्य पार्क साइड में शिफ्ट हो रहा है। पार्क साइड तो तुम लोग को पता ही होगा। नासिक का एक नेचुरल कोना है, एक इंदिरा नगर। ऑफलाइन होने पे रोज आया करेगा वहां से। बट बना बहुत सही है। पार्क साइड बना बहुत सही है, बस वही है बहुत दूर है। ऋतुजा आजकल कुछ बोलती नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, फिर पुणे का मजाक बंद हो जाएगा, फालतू का सानिध्य को परेशान कर रखा तुम लोगों ने। और ज्यादा तुमको डाउट होगा तो सानिध्य अब कार भी चला के दिखा देगा। सानिध्य को सानिध्य बोलो। सानिध्य को सानिध्य बोलो ना यार तुम लोग। कभी बच्चा बोल देते हो, कभी पुणे वाला बोल देते हो। वेरी गुड ऋतुजा। ऋतुजा से मुझे यही उम्मीद है कि जैसे ही घर इधर उधर कोई का ध्यान भटके, ऋतुजा तुरंत हम लोग को याद दिला देगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ऋतुजा का काम अब ये दिया करने लग गई है। अब दिया ने ऋतुजा का काम संभाल दिया है। तो ये नोट हो गया। अरे दिया नोट तो करने दे भाई, नोट करने का टाइम दिया है, तुम लोग यार नोट भी नहीं करने दे रहे हो। ये खुद नोट कर लिया और बस, खुद नोट करके बस आगे चलो। ठीक है बच्चों, अब आगे चलना है, मुझे नहीं पता, अब ये दिया बोल रही है तो अब आगे चलना ही पड़ेगा। तो बच्चों अब देखो, देखो ये दो फॉर्मूले तो सबको इजीली याद रहेंगे ना, इसका मैं तरीका भी बताऊंगा, बट उससे पहले नहीं नहीं आयु से अब मैं सुनने वाला नहीं हूँ यार। ये दिया सुन नहीं रही है, वो लिख के बोल रही है बस चलो अब। तो अब देखो बच्चों, अगर ये पूछा जाए
जो भी पहले लिख के बोल देगा बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। नहीं नहीं श्रेष्ठ, मजाक कर रहा हूँ, तो दिल पे मत ले भाई इतना। अब देखो हमने रेंज का ये जो फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला देखा क्यों था? जब याद नहीं रखना था तो ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास में टाइम पास करूंगा, कुछ फायदा हो रहा था इसलिए मैंने लिखा था। तो अब वो फायदा समझते हैं कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं। तो अब देखो बच्चों ये क्या है, अगर इस फॉर्मूले को देख के पूछा जाए कि इसमें रेंज कब मैक्सिमम होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसमें आप क्या वैरी करा सकते हो? एक यू तो आपके लिमिट में ही रहता है ना, एक लिमिट तक ही आप फेंक सकते हो, तो यू पे तो कोई आपका वो होता नहीं है जो। इंक्लाइन प्लेन का क्या इंक्लिनेशन चेंज करा सकते हो? आप कोई इंक्लाइन प्लेन पे फेंकने गए, फिर बोले नहीं नहीं मेरे हिसाब से एडजस्ट करो, नई जमीन बनाई जाए इंक्लाइन वाली। एक बार इंक्लाइन प्लेन बन गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक कोई जगह गए जहां पे ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, पहाड़ों पे गए कहीं, अब आपके लिए पहाड़ का इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो सकता। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? अपने फेंकने का एंगल, हम ये थीटा ही चेंज कर सकते हैं ना। फेंकने का हमारे अंदर एक लिमिट होता है, भाई इतनी स्पीड से ही फेंक पाएंगे, थीटा को ही हम चेंज करा सकते हैं। तो हम थीटा को अगर चेंज कराएं तो कितने तक ले जाएं ताकि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी? इसमें ये सारा टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, केवल ये टर्म वेरी हो रहा है। कोई भी साइन या कॉस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है? कहीं पे भी अगर साइन या कॉस है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। तो देखो इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। इसका भी कुछ नहीं कर सकते, फिक्स है, बस इसका ही कुछ कर सकते हो। तो इसको अगर आप मैक्सिमम कर दोगे तभी रेंज भी मैक्सिमम होगा ना। और इसको मैक्सिमम हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू, अरे बच्चों 45 से ऊपर उठो, इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 1 तक। मतलब ये अंदर वाला जो टर्म है 2θ+5 वो कहाँ तक जाना चाहिए? 90 तक। पूरा ये टर्म जो होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, जब r की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो साइन 2θ+5 की वैल्यू 1 होगी। मतलब 2θ+5 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तभी ऐसा हो पाएगा ना। तो इसका मतलब 2θ आएगा 90 - 5, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री -π/2। मतलब इंक्लाइन प्लेन पे अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री -π/2। समझो बच्चों, वहां पे 45 डिग्री -π/2 होगा। हॉरिजॉन्टल पे 45 होता है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे 45 डिग्री -π/2 होता है, जहां फाइ क्या है? इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन। बच्चों समझ आई बात? ये आपको ये एंगल अक्सर पूछा जाएगा कि किस एंगल पे फोके फेंके इंक्लाइन प्लेन पे कि रेंज मैक्सिमम मिले। तो आपको उसके लिए ध्यान रखना है 45 -π/2। ये नोट कर लो। अरे श्रेष्ठ, दिया लोगों को जीने दो भाई। तुम लोग ऐसे डन डना डन करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? पेशेंस तेजस, पेशेंस। तेजस एकदम व्याकुल हो चुका है।
व्याकुल मतलब हाँ, वेरी गुड दिया, ये तो है, ये बात सही है, लेकिन ये सब फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, मतलब उत्सुक, अधीर। हाँ हाँ देवेश, अभी बस मैं तुम्हें तुम्हारे ये व्याकुलता से बाहर निकालता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मैं लास्ट में एक जगह सब चीजें लिख दूंगा, क्या याद रखना है और कहाँ पे तरीका याद रखना है। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? जब ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव 1 माइनस साइन फाइव। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इंक्लाइन प्लेन पे, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव और 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर फाइव को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन फाइव और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन फाइव। तो इससे जब मैं कट करूंगा तो नीचे केवल क्या रह जाएगा। ये समझ आया सभी को? तो इससे अब हम पहुंच चुके हैं रेंज के मैक्सिमम रेंज के फाइनल फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ना, तो इतना डिराइव करने में पूरा टेस्ट का टाइम निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। फिर ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं कि व्याकुलता से बाहर कैसे आना है। अब देखो यहाँ पे एक तो ये है कि मैक्सिमम रेंज का जो हमने एंगल निकाला, अक्सर हम भूल जाते हैं कि ये एंगल कितना है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसको कैसे याद रखोगे। हाँ, ऐसे चीजों पे तो एक्स्ट्रा लेसन लिया जा सकता है। दिया बोल रही है कि स्पेशल सेशन लेना चाहिए व्याकुलता से बाहर आने का सस्ता नुस्खा। सस्ता नुस्खा, अच्छा ठीक है भाई। तो इस पे हम लोग कोई दिन स्पेशल सेशन रख लेंगे। सस्ता नशा से सस्ता नुस्खा हो गया अभी। तो देखो बच्चों, इसको पहले तो याद रखने का तरीका क्या होगा। तो देखो याद रखने के लिए क्या ध्यान रखोगे, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फेंकते थे। हाँ ध्रुव, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर अब जाने दो। तो देखो बच्चों, अब जब आप हॉरिजॉन्टल पे देखते थे, हाँ वही थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ा बोलने में। तो देखो जब आप हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फेंकते थे ऐसे मैक्सिमम रेंज के लिए, तो आप क्या देखते थे, जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे आप फेंकते थे मैक्सिमम रेंज के लिए, तो जिस ग्राउंड पे फेंक रहे हो उसका आप वर्टिकल के साथ एंगल लेते थे। वर्टिकल के साथ ये पूरा एंगल कितना आता था, 90 डिग्री। तो उसके एंगुलर बाइसेक्टर पे अगर हम लोग फेंकते थे तो हमारा रेंज मैक्सिमम होता था। ये बात समझ आ रही है? तो यही सेम चीज अभी भी वैलिड है। देखो जब इंक्लाइन प्लेन हो गया,
ये एंगल फाई है। तो अब आपको क्या करना है, वर्टिकल के साथ उस प्लेन का एंगल देखना है जिसपे आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो। अब ये वर्टिकल के साथ ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, 90 माइनस फाइव ना। तो अब इसके एंगुलर बाइसेक्टर पे फेंकोगे, इसका एंगुलर बाइसेक्टर अब कितने पे जाएगा, ये एंगुलर बाइसेक्टर कितने पर होगा, पूरा 90 माइनस फाइव है, तो इसका आधा एंगल ये कितना रह जाएगा, 90 माइनस फाइव बाई टू ना, मतलब 45 माइनस फाइव बाई। तो आपको याद रखने का तरीका क्या ध्यान रखना है कि जिस भी प्लेन पर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए उस प्लेन का वर्टिकल के साथ एंगल निकालेंगे और उसके एंगुलर बाइसेक्टर पे थ्रो करेंगे। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं ना। आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपको ये तरीका याद रहेगा ना। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, टू फाइंड मैक्सिमम रेंज ऑन एनी प्लेन फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन एंड वर्टिकल if angle of projection will be, इस एंगल को कुछ हम लोग लिख देते हैं अल्फा। फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन एंड वर्टिकल, if angle of projection will be alpha by 2, then range will be maximum। समझ आया बच्चों। अबे सही तो लिखा है भाई, पढ़ लेता है एक सेकंड। टू फाइंड मैक्सिमम रेंज ऑन एनी प्लेन फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन एंड वर्टिकल, if angle of projection will be alpha by 2 then range will be maximum। सही है मालिक। अब यार फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश की तरफ ध्यान जा नहीं पाता यार। और जो कल्पना मैडम थी उन्होंने पढ़ाया भी नहीं अच्छे से इंग्लिश मेरे को। और एक्चुअल में कल्पना मैडम भी नहीं थी, मेरे को सुष्मिता मैडम पढ़ाती थी। और अक्सर क्या करता था, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं होता था मैं आगे वाले बेंच पे बैठता था, मैडम को बोल देता था मैडम आपके आई के नीचे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मैडम टेंशन में आ जाती थी, फिर वो बैठ के 4 बार कंफर्म करती थी हर बच्चे से पूछ के, लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या। और फिर वो पूरी क्लास ऐसे ही जाती थी। तो जिस दिन मुझे पढ़ना नहीं रहता था मैंने सेट कर रखा था कि मैडम को ये बोल दूंगा। ये एकदम मेरा आजमाया हुआ नुस्खा था कि इसके बाद तो मैडम पढ़ाने के लिए रेडी ही नहीं हो पाएंगी। नहीं नहीं, ये थर्ड के बाद करता था यार, थर्ड तक तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। थर्ड के बाद जब पढ़ने लगा था तब करता था ऐसा। दिया, दिया यार डायरेक्ट मैसेज नहीं करो, ये बच्चों तक बात पहुंच नहीं पाई। दिया ने डाला है सस्ता नुस्खा हैश 1। टाइम पास करने के जो नुस्खे थे उसमें से ये पहला नुस्खा है।
थर्ड के बाद दिमाग चल गया था मेरा, सही बात है, फेल होने के बाद तो फिर मैं आराम से ऐसे कर लेता था। बाद में मैडम मेरी बात पे विश्वास नहीं करती थी, वो बहुत सारे बच्चों से कंफर्म करती थी कि ये संग्राम कुछ भी बोलता है, तू बता एक बार सही बोल रहा है क्या। चार लोगों से पूछने के बाद फिर उनको लग जाता था, क्योंकि काला था, रहता ही था यार, नॉर्मली लोगों को थोड़ा तो रहता ही है, बच्चा मना थोड़ी करेगा। नहीं नहीं, तब तक चश्मा तो लगा ही नहीं था ना, चश्मा तो मुझे 12th में जाके लगा था, पांचवी छठी में कहाँ चश्मा का लगाता था। पढ़ते पढ़ते लग गया था यार, 12th तक आते आते, 12th में भी नहीं, 12th के बाद लगा था मुझे चश्मा। तो बच्चों अब पावर तो कुछ खास नहीं है, 1 के करीब है, 0.25 से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचा इतने दिनों में, 1 पे रुक गया बहुत दिनों से। अरे ठीक है यार, ये मेरी बेटी भी आके मुझे बोलने लगी, आप टाइम पास करो, जल्दी पढ़ा के खत्म करो। अरे यार ये सब मुझे ही बोलते रहते हैं। तो मतलब टाइम पास करना भी टैलेंट है यार, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। ओके ओके। तो लोग कोई यार टैलेंट को समझते ही नहीं है यार। चलो फिर हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चों, सिद्धि ने क्या बोला देखा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। ये तो है देवेश यार, टैलेंट की कद्र नहीं है। तो अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, रेंज अगर हमें नहीं निकालना आ रहा है, तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास दो अच्छे तरीके हैं। तो अब मैं आपको दो अच्छे तरीके बताता हूँ, अब जो पसंद है वो कर लेना। मेथड टू फाइंड रेंज। नहीं, एक तो पसंद आएगा ही, और हो सकता है दोनों ही पसंद आ जाए। बाकी मर्जी है तुम्हारी, नहीं पसंद आए तो फॉर्मूला याद करो। देखो अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि यहाँ पे कोई लाइन है, हाँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बच्चों यहाँ पे कोई लाइन है, तो आपका क्या हो रहा होगा, ये ऐसे जाना चाहिए। अगर आप ग्राउंड इमेजिन करो कि ग्राउंड पे फेंका गया है, तो ये ऐसे जाना चाहिए था। बस हुआ क्या, रास्ते में ये आ गया तो यहीं पे रुक गया वो, नहीं, इसके आने की वजह से ये यहाँ पे रुक गया। एक बार हवा में जाने के बाद तो इसका कोई रोल नहीं था ना, इसका रोल कहाँ पे आया, लास्ट पॉइंट पर। तो क्या मैं इसको ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल मोशन इमेजिन कर सकता हूँ जिसमें केवल इतना पार्ट ही कंप्लीट हो पाया ना, आगे का पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर मैं ग्राउंड से सोचूंगा तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लूंगा, ग्राउंड से सोचूंगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लूंगा, थीटा प्लस फाई ले लूंगा ना। और अगर मैं, और जब ग्राउंड से सोचूंगा तो इधर क्या लूंगा, एक्स एक्सिस, और ऊपर को क्या लूंगा, वाई एक्सिस। और अगर ये मान लो डिस्टेंस आर है जो मुझे निकालना है, मुझे ये आर निकालना है, तो ये एक्स डिस्टेंस कितनी बोलूंगा, अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस कितनी बोलूंगा, आर कॉस फाई बोल सकता हूं क्या इस ट्रायंगल से, आर कॉस फाई। और इसको कितना बोल सकता हूं,
r sin phi बोल सकता हूँ ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलूंगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलूंगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट बोलूंगा r cos phi और y कोऑर्डिनेट बोलूंगा r sin phi। अब अगर मैं ग्राउंड से सोचते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लिख दूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ये लिखूंगा y इक्वल टू x tan थीटा को लिखूंगा थीटा प्लस फाइव माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। ये लिख सकता हूँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसमें x की जगह डाल दूं, इस पॉइंट का अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट डाल दूं इस इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई करेगा ना। अगर कोई भी इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का कोई पॉइंट लूंगा और उसको डालूंगा इसमें, तो वो सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं यहाँ पे अब x की जगह क्या डाल दूंगा, r cos phi, और y की जगह क्या डाल दूंगा, r sin phi ना। जब ये दोनों डालोगे ना, यहाँ पे डाल दोगे और यहाँ पे, तो केवल r अननोन रहेगा, बाकी सब नोन रहेगा। तो r को सॉल्व कर दोगे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? तो अब देखो, इसको एक मैं कई एग्जाम्पल में अप्लाई करके दिखाता हूँ। मान लो ये एंगल हमारा मान लो है कुछ 15 डिग्री, और यहां से हमने फेंक दिया एक प्रोजेक्टाइल को कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पे मेथड 1 अभी कर रहे हैं ना तेजस। ये ट्रिक तो क्या ही है, अभी थोड़ा तुम लोग मैथ पढ़ोगे तो थोड़ा सोचने लग जाओगे इन सब चीजों पे ना। मैथ अभी थोड़ा सा कम पड़ा हुआ है, अब ट्रिक जो होगा वो अगला वाला होगा। ये तो नॉर्मल मैथ लगाया मैंने। दिया हो गया। सिद्धि हुआ। आयुष बेटा हो गया। चलें अब आगे। अब जैसे यहाँ पे पूछा जाए, अब ध्रुव ये सब लिख चुके हो भाई, ये सब हो चुका है। यहां से अपन लिख रहे थे मेथड टू फाइंड रेंज। लो मालिक, कौन सा, ये वाला? भंसाली तो शायद चेस में कुछ तो बोला था ना, कि चेस में कौन सा बहुत अच्छा प्लेयर है, भंसाली था क्या? कौन था चेस वाला? समर्थ था क्या?
अंडर 17 वाला। अबे भंसाली, तुमको चेस खेलना आता है? चेस में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुम दिमाग यूज ही नहीं करते होगे, इसलिए तुमको लगता है कि चेस में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जिनको चेस खेलना आता है उनसे पूछो दिमाग कितना लगाना पड़ता है। हाँ मुझे आता है, बचपन में जितने टाइम पास के तरीके थे सारे मैंने आजमाए हुए थे अच्छे से। तो ये भी मेरे एक बचपन में टाइम पास करने का अच्छा तरीका था। तो मेरे जितने ये टाइम पास के तरीके थे, पिताजी मेरे परेशान रहते थे। पहले क्रिकेट खेलता था बहुत ज्यादा, तो एक दिन उठा के सब बैट बैट तोड़ दिया मेरा, खेल लो। और फिर मैंने कहा ठीक है, बाहर नहीं जाऊंगा, घर में खेलूंगा। फिर मैं चेस पे आ गया, तो उन्होंने चेस उठा के एक दिन बाहर फेंक दिया रोड पे। चेस की सब वो जो रहती थे डब्बा खोल के नीचे गिरा दिया रोड पे। मेन रोड पे मेरा घर था, तो वो भी बंद करा दिया। चेस तो भाई के साथ खेलता था, सिस्टर के साथ खेलता था, और एक सर आते थे पढ़ाने के लिए ट्यूशन, उनके साथ भी खेलता था। फिर कभी कभी दो चार आसपास वाले मोहल्लों वालों को ही बुला लेता था। हाँ सर के साथ भी खेलता था। एक्चुअली वो सर नहीं थे, एक जो आते थे पढ़ाने उस टाइम, उन्होंने ही सिखाया था। तो तो दिक्कतें तो बहुत थी यार, पिताजी खेलने ही नहीं देते थे, और मुझे खेलने के का हर तरीका पता रहता था कि क्या क्या खेल सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब हमें रेंज निकालना है ना कि कितनी दूर जाके गिरेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं यहाँ पे जाके गिरेगा। हाँ यार, खेलने तो देना चाहिए, लेकिन मैं कुछ ज्यादा खेलता था ना। एक साल फेल हो ही चुका था, तो पिताजी को टेंशन रहती थी कि ये पढ़े उड़ेगा नहीं, लड़का हाथ से निकल गया है। तो मैंने बहुत सारी चीजें आजमाई थी, चेस खेला, वो फिर जब बंद हुआ तो फिर मैंने पेंटिंग शुरू कर दी थी बीच में, काफी टाइम पेंटिंग करता रहता था। तो वो एक दिन उठा के कलर फेंक दिया पिताजी ने, तो वो भी बंद करना पड़ा। मुझे लगता है शायद ये इस पे पिताजी ना मना करे। फिर लास्ट में मुझे पढ़ाई ही करना पड़ा, तब जाके पिताजी ने फेंकना बंद किया। तो देखो बच्चों, अब ये यार, ये सब जो पेंटिंग की कला है, जो पांचवी छठी तक जो किया था, उसके बाद सब छोड़ दिया ना। एक बार पिताजी ने मना किया तो फिर मैंने किया ही नहीं। हाँ, बुक नहीं फेंका, उनको था कि बुक अब पढ़ाई करने लगा तो फिर क्या ही जरूरत है। तो देखो बच्चों, अब हम लोग ये मान लेते हैं, अगर हम ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल सोचेंगे, इधर हम मान लेंगे कि, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम्हारे भी पिताजी कभी डांटे तो यार बात सुन लेना चाहिए। पिताजी लोग क्या है, अब तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं। उस टाइम तो मुझे लगता था यार पिताजी खेलने नहीं देते हैं। एक और बीच में मेरा टाइम पास था, पतंग उड़ाने का। दिन भर भरी दोपहरी में एकदम छत पे खड़ा रहता था। और दिक्कत ये रहती थी कि पतंग उड़ाने से ज्यादा मेरा लूटने में विश्वास था, कि कट के आ जाए और उसको लूट लिया जाए। तो दोपहर भर छत पे वेट करता था कि कोई तो कट के आए। अब यार मजा ही नहीं आता, पता नहीं, मैंने एक दो बार ट्राई किया उड़ाने का, क्योंकि बचपन का ये बहुत ज्यादा जुनून था मेरा। लेकिन अब मजा ही नहीं आता। मैं एक दो बार लेके आया सब कुछ, थोड़ी देर उड़ाने के बाद बोर हो गया। हाँ हाँ प्रगति, चलो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो देखो बच्चों, ये यहाँ जाके कहीं पे गिरता है, मान लो हम लोग रेंज मान लेते हैं कुछ आर है। अरे यार, एक दिक्कत हो जाएगी
15 डिग्री की वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो पता नहीं रहेगी। बच्चों थोड़ा सा ये एंगल चेंज कर देता हूँ, इसको 30 कर देता हूँ ना, क्योंकि r cos फाई लिखूंगा, r 15 डिग्री cos 15 की वैल्यू लिखने में दिक्कत आएगी ना। अपने को तरीका सीखना है, एंगल ऐसे ही रहते हैं कि हो जाए आराम से। तो अब देखो ये एंगल चेंज कर लो बच्चों ना, तभी मैं एक्सपर्ट हूं कि क्या क्या लोग कर सकते हैं टाइम पास के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो r cos 30 और ये r sin 30, ठीक है, ये r cos 30, ये r sin 30। हाँ हाँ पढ़ रहे ऋतुजा, आप तू टेंशन नहीं ले। तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं y इक्वल टू x tan थीटा। थीटा कितना लेंगे, सीखा है ना दिया, वो भी किए सीखा है। दिया पूछे कुकिंग नहीं सीखा क्या, वो भी आता है भाई। मैं बोला ना, मैंने कोई तरीका छोड़ा नहीं है, सब तरीके आजमाए हुए हैं, सब में एक्सपर्ट हूं मैं। ये पूरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री लूंगा ना। u की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 20 और g की वैल्यू 10 ना। जोर से नहीं बोल सकता भाई, थोड़ा समझा करो बात। एक दो बार घर पे प्रेशर भी बन चुका है कि तुमने बोला था कि खाना बनाने आता है तुम्हें, लेकिन कभी बनाया नहीं। मैं बोल देता हूँ कि यार वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने। तो ये देखो क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं ना, y की जगह क्या डालेंगे, r sin 30, x की जगह डालेंगे r cos 30, tan 60 हो जाएगा √3 माइनस 10 इंटू x की जगह लिख देंगे r cos 30 cos 60 1/2 का स्क्वायर। अरे दिया क्या चाहती है कि एक दिन पार्टी दूंगा, फिर रोज रोज पार्टी देनी पड़ेगी मुझे घर पे। तो अब देखो यहाँ r कॉमन हो जाएगा। दिया बोल रही है कि फिर आप अपने घर पे अपने हाथ से बने खाने की पार्टी देना एक दिन। cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर ना। तो अब बच्चों ये कितना हो जा रहा है, देखो इस वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा ना, एक 0 कट हो जाएगा, एक r कॉमन होके कट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 3/2 माइनस 3r/8। अब दिख रहा है बच्चों, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3r/8 इक्वल टू आ जाएगा 1, 3/2 माइनस 1/2, तो r की वैल्यू हो गई 8/3। हाँ हाँ वैष्णवी, यही तो दिक्कतें हैं यार, इसीलिए तो ये सब मेरा टाइम पास का तरीका बंद हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, क्या किया मैंने सब समझ आया। अरे श्रेष्ठ भाई, फॉर्मूले से भी करवाओगे, चलो भाई फॉर्मूले से भी कर देता हूँ। अब क्या टाइम पास करता हूँ, अब टाइम पास के लिए यार नेटफ्लिक्स प्राइम अमेजॉन इन पे ही टाइम पास चलता है, और दूसरा पढ़ा करके। सबसे बेस्ट तो मुझे पढ़ाने वाला ही टाइम पास लगता है अभी। बट यही है, ये ऋतुजा वगैरह करने नहीं देते यार थोड़ा। हाँ हाँ मनी हाइस्ट यार अभी फिफ्थ थोड़ी आ गई है, लास्ट तक तो देखी थी मैंने। हाँ वो तो रहता ही है यार, वो तो ऑल टाइम चलता रहता है बेबीज के साथ।
हाँ वही करना पड़ेगा यार, एक दिन टाइम पास वाला ही क्लास चलेगा। माखीजा साहब से तो मुझे बात करनी है, एक दिन अच्छे से करूंगा ताकि पूरा हिसाब बराबर हो जाए। मनी हाइस्ट देख ली क्या? अरे यार देखता हूँ मैं भी, मेरे को पता नहीं कि आ गई है। मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था। कोई नहीं, ये सब तो सीरीज है, ये तो सब रहेगा। कॉलेज जाने के बाद करोगे ही क्या? कॉलेज जाने के बाद ऐसे ही तो टाइम पास करोगे, तब के लिए छोड़ दो कुछ चीजें। अबे अनिकेत, तुमने एक दिन में ही देख लिया। अब तुम्हारे कल पेरेंट्स से बात करता हूँ। मेरे पिताजी संडे को 2 घंटे नहीं देखने देते थे, और तुम्हारा पूरा दिन देख रहे हो। अभी कल बात करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। ये तो बहुत नाइंसाफी है। यही तो यार, एक दिन पूरा तुम लोग मनी हाइस्ट देख के निकाल दे रहे हो। अनिकेत, पूरा नाम क्या था इसका? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा अनिकेत। टॉपिक वाइज के बाद खेल के आ जा बाहर, अगर तेरे को टाइम पास करना है। ये मूवी वूवी देख करके इतनी देर देर टाइम पास तो बहुत गलत है यार। हो गया बच्चों, ये नोट हो गया। तो अच्छा अच्छा, वैष्णवी। यार एक्चुअली अभी इसने मोटिवेशन बोला तो मुझे नई कहानी याद आ गई। लेकिन अब वही है कि टाइम पास हो जाएगा, बाद में सुनाऊंगा कहानी। चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो, अभी अभी कोई ने डिमांड किया था कि फॉर्मूले से भी एक बार कर दो। तो फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला मुझे तो याद है, तुम लोग देख लेना अपना कि याद करना है कि नहीं तुम्हें। मुझे बस इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी डेराइव किया था ना। अगर आप भी डेराइव करोगे तो आपको भी थोड़ी देर के लिए याद रहेगा। यू की वैल्यू डाल दो, जी की वैल्यू डाल दो, कॉस की वैल्यू डाल दो। अब क्या ही इसमें करूं यार, वैल्यू ही तो डालनी है। अब देखो ये थीटा कितना था? 30 था ना, तो 30 30 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। अरे ये तो मैक्सिमम रेंज वाला केस हो गया। पास्ट ईयर टॉपर से बात कराने वाला हूँ यार, मैं ऑफलाइन का ही वेट कर रहा हूँ कि ऑफलाइन हो जाए तो करा देंगे। नहीं, कराने को तो कभी भी करा दूंगा, ऑनलाइन में तो क्या ही है। जब भी बोलोगे तभी करा दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, कर लो अब इसको सॉल्व यार, कैलकुलेशन तो क्या ही करूँ अब मैं। वही है ना, बच्चे क्लास में आएंगे, सामने सामने बात करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये कितना हो जा रहा है? 8/3 आ जा रहा है ना ये। ऑफलाइन यार पता नहीं नासिक में क्यों शुरू नहीं हो रहा अभी। मेरे मेरा एक फ्रेंड है इधर सोलापुर में। सोलापुर में एक बाकलीवाल करके है। वो
पाकलीवाल सेंटर देखता है वहां का, तो वो बोल रहा था कि खुल गया 1 महीने से उसके यहाँ खुला हुआ है। और अकोला में मेरे भाई की एक कोचिंग चलती है उधर, वहां पे भी 1 महीने से खुला हुआ है, बट यहाँ पे पता नहीं अलाउ ही नहीं करते हैं। ये पता नहीं यार। अरे यार निकेत सोलापुर कहाँ शिफ्ट हो गए? अंकित, हाँ हाँ अंकित। ये बात समझ आई बच्चों? अब क्या बोले, छगन भुजबल जी थोड़ा चाहे तो शायद खुल जाए। अरे वैष्णवी तू तो, अभी तो सब नासिक ही है भाई, सब नासिक है और घर पे बोरी हो रहे हैं, वो आ जाएंगे कभी भी बोलोगे तो नेक्स्ट देखो बच्चों। हाँ विजय सर छोड़ के यार, ये तो है। अरे हम तो ओमकार बहुत कुछ बन जाए, लेकिन बनने दे ना लोग तब ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर बचे हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट में अब मेथड 2 बताने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मेथड 2 बताने के लिए थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लगेगा उसके लिए। तो उसकी जगह मैं डाउन द प्लेन पहले कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में माहौल बनाते हैं मेथड 2 के लिए। तब तक ये तेजस को व्याकुल ही छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में ही जाकर के इसकी व्याकुलता कम हो पाएगी। अब नेक्स्ट केस देख रहे हैं। क्वेश्चन और कराऊंगा क्रिस, थोड़ा सा और पढ़ा लेने दे। ये पढ़ा के रिवीजन को दे दूंगा ना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा क्वेश्चन वगैरह। डाउन द प्लेन। तो देखो डाउन द प्लेन में क्या होगा, मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे बना देता हूँ। ये एंगल फाई है। नहीं नहीं जगह नहीं छोड़ो, वो लास्ट में डाउन द प्लेन अप द प्लेन दोनों के लिए एक साथ उसमें कराऊंगा। वो बहुत सही तरीका है, तो देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करने का। मान लो यू स्पीड से थीटा एंगल पे हमने इसको फेंका ना, तो अब ये कहाँ पे जाके गिरेगा वो हमें निकालना है। रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सब करना है। तो ये सब कुछ सेम वैसे ही आएगा जैसे आपने उसमें किया था। बस यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ध्यान रखना प्लेन के साथ लेते हैं हमेशा, हमेशा प्लेन के साथ लेते हैं ना। हाँ अप में जो आया था वैसे ही सब कुछ आएगा। अब हम मान लेते हैं इधर को एक्स एक्सिस और इधर को मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इस u का x में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u cos थीटा, और y में आ जाएगा u sin थीटा। g का कंपोनेंट हमें पता है, g का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हमेशा कितना आता है, g sin पाई ना। और इधर को कितना आता है, g cos पाई। इधर ये g लिख देता हूँ, इधर कंपोनेंट लिख देता हूँ। अच्छा अच्छा श्रावणी, रखवा देता हूँ भाई, रखवा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ट्वेल्थ वालों का भी रखवा देता हूँ यार। ट्वेल्थ का भी शायद अभी तक एक बार भी नहीं हो पाया है, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है हुआ या नहीं।
तो अब देखो x में कितना बोलोगे, इस बार देखो हमने x एक्सिस नीचे को लिया है ना ऐसे, तो ये u cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, प्लस में u cos थीटा, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे x एक्सिस के लॉन्ग, इधर को एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे, g sin फाइ। हाँ पीडीएफ डाल दूंगा भाई, डाल। विंदा राठी तुम्हारे स्कूल में आई थी क्या, तुम जेवियर में थे क्या? अच्छा, सही है यार। अरे सिद्धि, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ओके, तो अब देखो बच्चों, तो हमें अब देखो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहले हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो चुका होगा, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, केवल एक्स वाली बची होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये वी वाई को 0 डाल देंगे, ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस ए वाई मतलब जी कॉस फाइ इंटू टी। तो ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी कॉस फाइ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस फाइ। तो ये सेम वही फॉर्मूला आ चुका है जो आपका अप द प्लेन में आया था। अरे कोई टॉपर की बेइज्जती नहीं चल रही है भाई, तुम वैसे भी समझ ही नहीं पाई यार। बेइज्जती तुमने क्यों ऐसे समझ लिया। अबे क्रिस ने कोई बेइज्जती नहीं की है क्या, क्या कर दिया क्रिस ने, वो -1 वो, क्रिस को थोड़ा दिमाग लगाने में टाइम लगता है, तो उसका टेंशन न लो। तो ये समझो टाइम ऑफ फ्लाइट का सेम फॉर्मूला आ चुका है ना। फिर एच मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच मैक्स मतलब ये वाला पार्ट ना, नहीं ये हमारा एच मैक्स होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम लोग क्रिस का विश्वास उठा दोगे फिजिक्स से ऐसे बोल बोल के। नहीं नहीं क्रिस, तुम इन लोग की बातों में नहीं आना। क्रिस बहुत अच्छा बच्चा है, फिजिक्स में तो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। अरे प्रगति 5 मिनट तो रुको भाई, इतना कहाँ परेशान हो तुम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू, बस बस छोड़ रहा हूँ, जल्दी छोड़ रहा हूँ। ये सब पार्ट देखो एकदम सेम है ना, ये सब पार्ट एकदम सेम है, तो यहाँ पे डाल दोगे ऐसे वी वाई 0, यू वाई मतलब यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस जी कॉस फाइ इंटू एच मैक्स। तो वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा एच मैक्स का भी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g कॉस फाइ। फिर रेंज निकालने के लिए, रेंज के लिए बच्चों अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, रेंज के लिए बस एक्स डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है ना, और ये वैल्यू डाल देना u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन में
जी cos फाई प्लस हाफ ए की वैल्यू है जी साइन फाई। इस बार ए की वैल्यू ध्यान रखो ना प्लस में है, नीचे कोई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ए एक्स भी नीचे को है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वही सेम मिलेगा जो अब द प्लेन में था, बस थीटा की वैल्यू माइनस थीटा हो जाएगी। तो वहां पे देखो हमारा फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ था साइन 2 थीटा प्लस फाई। तो थीटा को माइनस थीटा लिख देना, तो फाई को पहले लिख दो। सॉरी सॉरी, एक मिनट, थीटा नहीं फाई की वैल्यू बस माइनस हो जाएगी, फाई की वैल्यू। तो 2 थीटा माइनस फाई माइनस साइन माइनस फाई। क्या बचा दिया? तो यहाँ हो गया यू स्क्वायर अपॉन में जी कॉस स्क्वायर फाई साइन 2 थीटा माइनस फाई प्लस साइन फाई। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होगा। मतलब आप याद रखने के लिए, अगर आप याद रखना चाह रहे हो कि अप द प्लेन का याद रखा है तो डाउन द प्लेन का भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, अप द प्लेन वाले फॉर्मूले में जहां पे भी फाई है उसको अगर माइनस फाई डाल दोगे तो वो डाउन द प्लेन का हो जाएगा। हाँ, अप द प्लेन के फॉर्मूले में फाई को अगर माइनस फाई डाल दोगे तो उससे डाउन द प्लेन का फॉर्मूला बन जाएगा। समझो बच्चों? सारे फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ, रेंज के लिए भी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एच मैक्स, सब में ये चीज वैलिड है ना, हर एक फॉर्मूले में। अरे ऋतुजा स्क्रॉल अप नहीं भाई, अब मैं पीडीएफ ही डाल दूंगा, टाइम नहीं है अभी लिखने का। बस तरीका समझ जाओ, तरीका क्या बता रहा हूँ ना, आराम से बैठ के लिखना, आप राइटिंग बना बना करके लिख लेना और डिराइव भी कर लेना। ठीक है बच्चों? नहीं नहीं अंकित, होने को कुछ भी हो सकता है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल इसी पे गिर रहा है। अंकित ये टेंशन ले रहा है कि ऐसा ना हो कि वो बाहर निकल जाए। ठीक है, ये बाहर निकल जाए ऐसा ना हो जाए, इसलिए अंकित को टेंशन हो रहा था, तो वो जाने दो। अभी हम मान के चल रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन बहुत बड़ा है। हाँ बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी बहुत मजा आया। बस थोड़ा सा वही है कि पढ़ाने का था चक्कर, नहीं तो थोड़ा अपन टाइम पास ज्यादा कर सकते थे। तो फिर कभी करेंगे टाइम पास ज्यादा। फिर आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये जो मैंने पढ़ाया है सारे डेरिवेशन खुद से कर लेना। और श्रवणी टॉपर से यार बात करने दो, बच्चों से ना, सबसे पूछना पड़ेगा उनका फ्री टाइम कब है, तो उस हिसाब से बुलाता हूँ ना। हाँ बस मॉर्निंग वाला होमवर्क है, और ये सब एक बार सब डेरिवेशन कर लेना ना। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। व्याकुलता परसों क्लियर हो पाएगी। ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ निकेत, वो देखने वाला हूँ यार, वो तो मैं भी कल ही निपटाऊंगा। बाय बाय।